हेलो फ्रेंड्स, रेडियो द्वारका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फौजी भी क्या कमाल के होते हैं जनाब, ये फौजी भी क्या कमाल के होते हैं जनाब। बटुए में परिवार छुपा लेते हैं और दिल में हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक फौजी हैं जिन्होंने कारगिल वॉर के साथ कई ऑपरेशंस और एक्सरसाइजेज में अपना योगदान दिया है। तो आइए मिलते हैं कर्नल R.D. बाली जी से। कर्नल साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। और आई एम वेरी ग्रेटफुल। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को इस योग्य समझा कि मैं द्वारका रेडियो में आपसे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच। वेलकम। कर्नल साहब, आपने लगभग 33 साल फौज में देश को योगदान दिया है अपना, तो आपके असंख्य एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। तो क्या आप हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? यस, मोस्ट सर्टेनली। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप कमीशन होते हो, यू हैव अ फैमिली ऑफ योर्स। एक आपका परिवार बन जाता है, ठीक है। आप उस परिवार के साथ जुड़ जाते हो। उसके बाद अपने घर का जो परिवार है उसको भूल जाते हो। तो इस परिवार के साथ में हर ऑफिसर जो ज्वाइन करता है एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट, उसका ड्रीम ये होता है कि मैं इस यूनिट को कमांड करूं। तो मैं लकी था कि मेरे को अपने यूनिट को कमांड करने का मौका मिला। और हर ऑफिसर ये चाहता है कि मैं अपने ट्रुप्स को ऐसे ट्रेन करूं ताकि अगर लड़ाई में हमें जाने का मौका मिले, लड़ाई कन्वेंशनल वॉर हो सकती है, लड़ाई अनकन्वेंशनल वॉर या प्रॉक्सी वॉर जिसको हम मिलिटेंट्स के साथ कह सकते हैं, वो हो सकती है। आपका मकसद सिर्फ एक होता है कि जब मैं अपने ट्रुप्स को लेकर लड़ाई में जाऊं तो मैं सबके सब जवानों को वापस जिंदा लेके आऊं। तो ये मेरा मकसद आई वॉज एबल टू अचीव। जिंदगी में बहुत सारे ऑपरेशन करें, बहुत सारी एक्सरसाइजेज करें, पर विदाउट अ लॉस ऑफ लाइफ। दैट वाज क्राइटेरिया। Then when I took over the command of my unit, जब मैंने अपने यूनिट का कमांड लिया तो मैंने एक ड्रीम सोचा था कि मैं अपने यूनिट को पीस कीपिंग मिशन में भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने पीस कीपिंग मिशन, इट इज अंडर यूएनओ के नीचे होता है, तो जिसमें अलग अलग कंट्री से अलग अलग दस्ते आते हैं। तो वो किसी दुनिया में किसी जगह पर कोई जहाँ ट्रबल है, जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट है, तो उस जगह पर ये अपना पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने जो ड्रीम देखा था उसको पूरा करने के लिए मुझे 3 साल लगे और मैं अपने यूनिट को यूएन में सिरा लियोन की जगह पर साउथ अफ्रीका में भेजने में कामयाब हुआ। वो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम था। फिर बहुत सारे ऑपरेशन किए। सभी ऑपरेशंस के दौरान ट्रुप्स ने बहुत अच्छा काम किया और उसके बाद जब हम ऑपरेशन का बाद वापस आ जाते थे तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशंस जाती थी कि हमें ये यूनिट वापस चाहिए, इस यूनिट को वापस इस जगह पर भेजिए। तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं फौज के दौरान, जिसमें डिसिप्लिन है, लीडरशिप क्वालिटीज है, करेज है। तो ऑल दीज थिंग्स जो हमारे साथ न कि फौजी जीवन में बल्कि बाद में भी हमारे साथ काम आते हैं, हमेशा चलते हैं। और फिर मेरे को एक और मौका मिला, जितना भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया था उसको मैं अपने अदर ऑफिसर्स के साथ बांट सकूं। उसके लिए मैं आर्मी वॉर कॉलेज में इंस्ट्रक्टर रह चुका हूं, जहां पर ऑफिसर्स को लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपने इतने सब एक्सपीरियंसेस, आपके इतने सब हैं, कोई खास मोमेंट जिस पर आपको, ऑफ कोर्स ये पूछना तो थोड़ा हमारे लिए छोटी बात है, मैं नहीं पूछना चाहिए क्योंकि हर पल बहुत गर्व का होता है, लेकिन और देश के लिए और हमारे लिए बहुत होता है, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा पल जो आपको सोच के आज भी बहुत प्राउड फील होता हो? द बेस्ट मोमेंट मैं यही बोलूंगा कि जब हम ऑपरेशंस करते थे तो उस टाइम पे हमें अपने परिवार के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। ऑपरेशन के दौरान में हमें सामने दुश्मन दिखाई देता था और दुश्मन चाहे वो एनीबॉडी, जिसने भी हमारे देश के खिलाफ हथियार उठाए हैं, तो वो हमारे लिए दुश्मन बन जाता था। तो मेरे ट्रुप्स गुरखस थे, बिल्कुल निडर ट्रुप्स थे। मैं लकी हूं कि मैंने गुरखस के साथ में सर्विस किया और उनको ऑपरेशंस में अपने साथ लेके गया और सक्सेसफुल ऑपरेशंस करने के बाद उनको अपने साथ वापस सही सलामत लाया। कर्नल साहब,
इतना लंबा जब जिंदगी का सफर चला तो जी। एक पॉइंट आया जब रिटायरमेंट, जी। तो आपने क्या पहले से प्लान किया था कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या करेंगे, या अचानक कोई टर्निंग पॉइंट आया या कुछ आया कि आपने अपनी जिंदगी को किसी और चीज में, क्योंकि आप फौजी, और आपने बताया फौजी कभी भी ऐसे तो नहीं बैठते हैं, जी। देश की सेवा, समाज की सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। तो अब आप क्या करते हैं? ऐसे है, रिटायरमेंट के लिए आपको जैसे ही आप फौज में आते हो तो उसी टाइम पे आपको सोचना चाहिए कि मैंने रिटायरमेंट के बाद क्या करना है। मैंने अपने आप को रिटायरमेंट के लिए पहले से प्रिपेयर किया था। आई डिड माई लॉ LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरा इंटरेस्ट ये था कि मैं उसके बाद लीगल प्रोफेशन में लोगों की सेवा कर सकूं। फिर सडनली एक टर्निंग पॉइंट आया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। वो ये था कि मेरा बेटा, उसको एक पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ। उसके बाद मैंने सोचा एज ए फादर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं उसको सिर्फ हॉस्पिटल तक ले जा सकता हूँ और उसके बाद डॉक्टर ही उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना कुछ ऐसी चीज सीखूं जिससे मैं अपने बेटे की मदद कर सकूं और उसके बाद दुनिया की मदद कर सकूं। तो सबसे पहले 2011 में मैंने रेकी हीलिंग सीखनी शुरू करी। मेरी रेकी हीलिंग के टीचर द्वारका में ही रहते थे। उनका नाम था जयश्री अय्यर। उनसे मैंने लेवल 1 लेवल 2 रेकी सीखा। उसके बाद में देयर इज पॉला हॉरन हु इज अ वर्ल्ड रिनाउंड रेकी हीलर। शी केम टू इंडिया। जब वो इंडिया में आई तो उनके साथ दोबारा से फिर रेकी सीखा, लेवल 1 और 2 किया। उसके बाद मैं ऋषिकेश में माँ ज्ञान सुवीरा हैं, उनके आश्रम में जाकर रेकी फिर सीखा, तीनों लेवल उधर फिर किया। फिर मैं रेकी हीलर बन गया। उसके बाद उस टाइम पे एक टेलीविजन पे एक प्रोग्राम आता था drmastershah.com का। उसमें वो हीलिंग के बारे में बताते थे, वो सोल हीलिंग के बारे में बताते थे। तो देन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी सोल हीलिंग सीखूं। तो मैंने फिर अपना सोल हीलिंग सीखा और सोल हीलिंग में मैं जो है, पहले डिवाइन हीलिंग हैंड्स होते थे, डिवाइन हीलिंग हैंड्स लिए, फिर डाओ हैंड्स लिए। देन मैं एक कैलीग्राफी प्रैक्टिशनर बना। देन मेरे को किस मौका मिला ग्वानियन लीनिएज होल्डर बनने का, ग्वानियन लीनिएज होल्डर बना। और उसके बाद में मैंने आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ने सीखे और उसके बाद और भी बहुत सारी मोडेलिटीज मैंने सीखी। मैंने साउंड हीलिंग सीखी, साउंड थेरेपी सीखी और मैं उसके साथ मैंने पहले अपनी और अपने परिवार की सेवा करी और उसके बाद मैं अभी दुनिया की सेवा कर रहा हूँ और अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ। That's so nice, कर्नल साहब। तो ये तो आपने बताया कि आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं। आप इतना सब कुछ कर सकते हैं, आपने पहले से भी प्लान किया जी। और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ जिससे एक टर्निंग पॉइंट आ गया। पर आप हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे कि वो और क्या कर सकते हैं? ओके, आई गॉट योर पॉइंट। जब आप रिटायर होते हैं तो खास करके फौजी जो है, मेरे फौजी भाई हैं, वो एक बहुत बिजी शेड्यूल फॉलो करके रिटायर होते हैं। घर आके आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप चुपचाप आराम से घर में बैठ जाइए या आप दुनिया के लिए कुछ करें। पहले दुनिया के लिए कुछ करने से पहले आपको सबसे पहले अपने आप को फिट करने की जरूरत है। उसके लिए आपको आप डिसिप्लिन तो आप हो ही, तो आप उसके लिए आप वॉकिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप योगा सीख सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो और नहीं और कुछ, कोई गोल्फ में इंटरेस्ट है गोल्फ खेल सकते हो। तो दैट इज बेसिकली, इससे आप अपने शरीर को एक्सरसाइज दोगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सिर्फ एक्सरसाइज करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता, आपको अपनी डाइट के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। बैलेंस्ड डाइट खाइए, क्योंकि एज के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है आपको कम खाने की आदत डालनी चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, नट्स खाइए। उस तरह से आप अपने आप को बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है। उसके बाद जब आप घर में रहते हो, घर में फैमिली होती है, आपकी स्पाउस है, आपकी वाइफ है, जो आज तक नहीं चाहती, देखती थी कि आप 24 घंटे उसके साथ घर में रहते हो। तो इसलिए जब आप घर में रहते हो आपको अपने अंदर बहुत सी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। आप किसी भी उसके काम में इंटरफियर ना करें तो बेहतर होगा। जो वो काम करती है उसको करने दीजिए। आप बच्चों की लाइफ में इंटरफियर ना करें। कल को आपके बच्चों की शादियां होंगी, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, आप उनकी लाइफ में भी इंटरफियर ना करें, क्योंकि आपने अपने बच्चों को सिखाया है, पढ़ाया है, लिखाया है।
अब आपके बच्चों की जिम्मेवारी है कि वो अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं, किस तरह की उनकी संस्कृति या उनको ग्रूम करना चाहते हैं, तो वो काम उनको करने दीजिए। क्योंकि अगर आप इंटरफियर करेंगे तो वो आपको बच्चों को पसंद नहीं आएगा। किसी भी चीज में आप इंटरफियर करना बंद कर दीजिए, आप अपनी लाइफ लीड कीजिए। ना अपनी लाइफ लीड करने के लिए आपको एक कोई ना कोई हॉबी, जहां आपका कोई ना कोई पैशन रहा है जिसको सर्विस के दौरान में आप नहीं फॉलो कर सके, आप उसको फॉलो कीजिए। तो कर्नल साहब, इसके साथ हमारा एक और होता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद अक्सर होता है कि पैसे की थोड़ी तंगी हो जाती है। जिन लोगों को पेंशन मिलती है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैसा लगातार आ रहा है, लेकिन कई लोग हैं जिनको नहीं मिलती है, तो वो पैसे को कैसे कब से मैनेज करें और क्या करें? मेरा सुझाव ये है कि आप जब सर्विस करते हो, आपको मालूम है कि अभी गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए हैं, कोई भी सर्विस में पेंशन नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। आप अपनी पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करिए और उसमें इजाफा करिए। साथ ही साथ में उस पेंशन के ऊपर सिर्फ निर्भर ना रहें, आपको एक अपने लिए कॉर्पस बनाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें और जमा करके उस पैसे को जब आप रिटायर होते हैं आप इन्वेस्ट करें। कहाँ इन्वेस्ट करना है, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर मैं ये सुझाव दे सकता हूँ, आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट से बात करिए, वो आपको समझाएंगे कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन है इधर, आप उसकी बात पे 100% विश्वास नहीं करना, क्योंकि पैसा आपका है। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसको भी फायदा है, अगर आपको नुकसान होगा तो भी उसको फायदा है, बिकॉज उसकी सैलरी, उसका ऑफिस का खर्चा सारा आपके पैसे से जा रहा है। आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारी प्रोविजंस हैं, बहुत सारी जगह है। शेयर मार्केट है, अगेन शेयर मार्केट के बारे में लाइक से जो रिटायर होते हैं वो सीखें, पहले सीखें। जब तक आप सीखते हैं तो यू शुड बिकम अ इन्वेस्टमेंट पर्सन, नॉट फॉर मेकिंग मनी बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्ट करिए, वो मनी ग्रो करेगा। दैट इज वन वे। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, विच कैन गिव यू रेगुलर इनकम, उसमें इन्वेस्ट करिए। बिकॉज वेन यू रिटायर, जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पास कॉर्पस होता है, थोड़ा सा कॉर्पस बैठा है, उसको आप प्रॉपरली जुडिशियसली इन्वेस्ट करिए। तो आप सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये जो मौका है अभी आपका पैसा कमाने का नहीं है। अभी आपका पास टाइम जो है वो आपने ऊपर खर्च करिए, एंजॉय करिए, घूमने जाइए, दुनिया देखिए, और रेगुलर इनकम आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। जी, थैंक यू सो मच कर्नल साहब। और इसके साथ ही फिर मिलेंगे। रेडियो द्वारका से जुड़े रहें। धन्यवाद। बाय बाय।